हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस एक मिनट, वेट अ मिनट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें अवेलेबल है, हमें मतलब ह्यूमंस को, इंसानों को सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। प्लस हम ये भी पढ़ेंगे कि जो एनर्जी हमारे पास सोर्सेज हैं वो कब तक चलने वाले हैं, फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और इन्वायरमेंट पे इन सब का क्या असर पड़ता है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी साइंटिफिकली बात करें तो एनर्जी की डेफिनेशन होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इसका जो यूनिट होता है वो वही होता है जो कि वर्क का यूनिट होता है, यानी कि जूल। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब हमें क्या, पूरे यूनिवर्स में ही एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एक छोटा सा पत्ता भी हिल रहा है पेड़ पर तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है पत्ते को हिलने के लिए, और पत्ते को हिलने की एनर्जी कौन देता है? हवा देता है, यानी कि विंड एनर्जी। ठीक है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं, बत्ती चल रही है, पंखा चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, हर चीज़ जो भी हिल रही है, एक चींटी भी छोटी सी हिल रही है तो उसे भी एनर्जी चाहिए किसी भी तरह का चेंज होने के लिए, किसी भी तरह का वर्क होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सभी को एनर्जी चाहिए, उसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वैसे एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि जैसे विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ मेन एनर्जी टाइप्स के ही बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? हम सबके घर में बिजली आती है, ठीक है, पंखा चलता है, बत्ती चलती है, एसी चलता है, कूलर चलता है, फैन चलता है, टीवी चलता है, आप लोग फ़ोन में या लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? ये तो नाम ही बता रहा है, आग जलाते हैं, हीट निकलता है उसमें से, वही हीट एनर्जी होता है। उसे छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, उस पर खाना पकाया जा सकता है। ठीक है, और अगला है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? देखिए, हम फ्यूल यूज़ करते हैं बहुत सारे टाइप के, जैसे कि खाना पकाने के लिए हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें गैस होता है। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं। उसके अलावा लकड़ी भी जलाई जाती है, कोयला भी जलाया जाता है, ये सब फ्यूल है। इनके अंदर होता है केमिकल एनर्जी, और जब हम इनको जलाते हैं तो वो ही केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। तो केमिकल एनर्जी समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये है कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे अच्छा होगा किसी भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए हमें हीट एनर्जी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं? सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें गैस होती है, ठीक है, उसको जलाया जाता है। कुछ लोग लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, कुछ लोग कोयला जला के खाना पकाते हैं, और आजकल तो एक इंडक्शन वाला भी आ गया है कुकर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से खाना पकता है उसमें। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स क्या है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि सबसे आसानी से, मतलब कितनी आसानी से हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर से गैस यूज़ करके चूल्हे पे खाना पकाना बहुत आसान है, बस स्टोव ऑन करिए, लाइटर जलाइए, आग जल गई। लकड़ी पे खाना पकाना मुश्किल है, पहले लकड़ी इकट्ठा करो, ठीक है, फिर उसको जलाना ही मुश्किल काम है, वो प्रॉपर हमेशा नहीं जलती, उसको हमेशा ठीक से करते रहना पड़ता है। कोयला जलाना और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोयले में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उसको जलाना में काफ़ी टाइम भी लगता है। ठीक है, इंडक्शन भी खाना बनाना बहुत आसान है, वो तो मतलब चूल्हे से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि उसमें पैसा कितना खर्च हो रहा है। जो चीज़ सस्ती है वो अच्छी है, मतलब उसको अच्छा माना जाता है। जैसे कि सिलेंडर आसानी से तो पक जाता है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है। किसके कंपैरिजन में? लकड़ी के कंपैरिजन में और कोयले के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा होता है। इंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वो भी सस्ती नहीं है, ठीक है, वो भी महंगी ही है। दूसरी चीज़ ये है कि कितने आसानी से अवेलेबल है। ठीक है,
अब देखिए सिलेंडर हम लोग को तो काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाता है। अगर आप लकड़ी पर भी खाना पकाना चाह रहे हैं तो लकड़ी हर जगह आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ तो मान लीजिए हम लोग खरीद सकते हैं, गाँव में लोग काट के लाते हैं, लकड़ी तोड़ के लाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। और एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें किसी भी सोर्स से मिल रही है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो मटेरियल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। मतलब अगर आपके पास 1 किलो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो 1 किलो मटेरियल 1000 किलो कोयले जितनी एनर्जी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात भी है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल बहुत महंगा भी आता है और उसको यूज़ करने का प्रोसेस भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, और नॉर्मल लोग उसे नहीं खरीद सकते हैं, इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ये डिसाइड करने के लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। इस टॉपिक में यह लिखा है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अच्छी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग यूजुअली मतलब नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कोल। यहाँ पे दिखा है कि कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का भी यूज़ अच्छा खासा होता है। हाइड्रो का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर का थोड़ा यूज़ है और विंड एनर्जी का सबसे कम यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, एनर्जी क्यों चाहिए हमें? जैसे कि हम मूव करते हैं, हाथ पैर मूव करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है खाने से, लेकिन यहाँ पर हम अपने बॉडी वाले एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी के लिए मतलब इंसानों को जो भी काम करना होता है, हर काम के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कुछ नहीं हो पाएगा आज के टाइम में। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब हम लोग ऑटोमोबाइल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, ठीक है, उन सब में फ्यूल लगता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी के कौन से अच्छे सोर्सेज हैं, कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें लिखी हैं, ये सारे सोर्सेज हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। जैसे यहाँ लिखे ना नेचुरल गैस, जैसे कि सीएनजी वाले ऑटो चलते हैं, बसेस चलते हैं, वो नेचुरल गैस से चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। लेकिन फॉसिल फ्यूल में एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि ये लिमिटेड है, ये ख़त्म हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भाई ये बहुत कम हो गया है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगले 100 साल में सभी फॉसिल फ्यूल्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे। तो फिर हम गाड़ी कैसे चलाएंगे भाई, बहुत प्रॉब्लम ना। टेंशन ना लीजिए, उसके लिए नए मेथड्स ढूंढे जा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स मिलते कहाँ से हैं? देखिए मिलते यहाँ से हैं कि फॉसिल फ्यूल, देखिए लाखों साल पहले जितने भी यहाँ पर जानवर पेड़ पौधे थे, जब वो मर गए, मिट्टी के नीचे दब गए, बहुत सालों तक दबे 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 वही कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। इसलिए उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल का मतलब होता है रिमेनिंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसे कहते हैं फॉसिल। और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब लाखों साल लगते हैं। अगर हमने आज खत्म कर दिया तो अब जो नया फॉसिल फ्यूल बनेगा वो लाखों साल बाद ही अवेलेबल हो पाएगा, अभी तो नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरी प्रॉब्लम फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा गाड़ियों से बहुत पोल्यूशन निकलता है। जहाँ भी फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं, पावर प्लांट्स में देखे होंगे कितना धुआं निकलता है, कितनी चिमनी से कितनी गैसेस निकलती हैं, जो कि इन्वायरमेंट की वॉट लगा रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है। एटमॉस्फेयर पॉइजनस होता जा रहा है डेली, ठीक है। तो हमें ये सब सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। पर दिक्कत की बात नहीं है, वैसे ही फॉसिल फ्यूल तो ख़त्म ही हो रहा है, तो अगले 100 साल बाद ये चीज़ें वैसे भी कम ही हो जानी है। लेकिन इसके बिना हमारा काम बहुत मुश्किल से चल पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब चलिए नेक्स्ट सोर्स की बात कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट सोर्स से बात करने से पहले अब हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स से बनती कैसे है। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बेसिकली हमें एक मोटर चाहिए होता है, ठीक है। उसको डायनामो कहते हैं।
देखिए मोटर और डायनामो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कार में छोटे जो खिलौने वाले कार होते हैं उनमें मोटर लगा होता है, बैटरी लगाते हैं, बटन ऑन करते हैं तो कार चलने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी देने पे मोटर घूमता है, लेकिन इसी मोटर को अगर आप हाथ से घुमाए ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता है ना, कमाल की बात। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं पावर प्लांट्स में, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो हमारे घर में आ रही है वो सब इसी मेथड से बनती है। एक बहुत ही बड़ा सा मोटर उन लोगों के पास होता है और उसको वो लोग घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? नहीं, हाथ से नहीं घुमाते हैं, थक जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम उसे घुमाया जाता है और उसको घुमाने से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे घर में पहुंचाई जाती है, फैक्ट्रीज में पहुंचाई जाती है, कंपनियों में पहुंचाई जाती है, शॉपिंग मॉल में पहुंचाई जाती है, हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, स्कूल में पहुंचाते हैं, हर जगह पहुंचाते हैं और उसी से सारा काम होता है। तो समझ रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब सारा जो मुद्दा है ना वो फाइनली इस बात पे आ जाता है कि इस मोटर को घुमाना कैसे है। इसको हाथ से नहीं घुमा सकते, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमें कोई एनर्जी चाहिए इसको घुमाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इसको घुमाना एक वर्क है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम कहाँ से यूज़ करते हैं? हम फॉसिल फ्यूल से यूज़ करते हैं। तो हम करते क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कुकर है, इसको कहते हैं बॉयलर। इसमें पानी भरिए और नीचे आग लगाइए, पानी उबलेगा, भाप बनेगी, प्रेशर के साथ भाप निकलती है। एक पाइप लीजिए और उस पाइप को इस मोटर में एक पंखा लगा दीजिए और उस पाइप से जब स्टीम निकली उसको जब आप पंखे पे प्रेशर के साथ मारेंगे तो पंखा घूमने लगेगा। पंखा घूमा, मोटर घूमा, मोटर घूमा, बिजली पैदा हुई, अपना काम बन गया। तो हर जगह यही प्रोसेस होता है, चाहे वो कोई सा भी पावर प्लांट हो, कोई सा भी थर्मल पावर प्लांट हो, वहां पर यही होता है कि आग लगाते हैं, पानी उबालते हैं, उससे स्टीम बनती है, स्टीम से पंखा लगा के मोटर घुमाया जाता है। ये सिंपल फॉर्म है, ऐसे ही होता है सभी थर्मल पावर प्लांट्स में। और स्टीम जनरेट के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए, और हीट के लिए हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोसीजर। अच्छा हाँ, इस मोटर को वैसे टरबाइन भी कहा जाता है। देखिए, टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, सो थर्मल पावर प्लांट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कुछ नहीं, बस पानी उबालने के लिए हीट देते हैं और पंखा घूमता है अपना, हो जाता है थर्मल पावर प्लांट। अब होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? चलिए एक मिनट दिखा देते हैं आपको। कहाँ गया हाइड्रो पावर प्लांट? ये रहा, एनर्जी सोर्सेस। देखिए ये एक डैम है, इस तरह की फोटो आपने कभी ना कभी देखे ही होंगे। इसमें क्या होता है? पानी स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, मतलब खुद से हम लोग पानी भरते नहीं है, ये रिवर है, रिवर के ऊपर डैम बनाया जाता है। तो एक तरफ पानी ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कम होता है, और जब हम इसके दरवाजे खोलते हैं तो उधर का पानी बहुत तेज़ी से इधर बहता है। अब होता क्या है कि हम ये जो पानी इधर इकट्ठा है इसको एक पाइप के थ्रू बहाया जाता है, और यहाँ पर वो हमारा जो पंखा था ना जिसको घुमाने से बिजली बनती है उसको यहाँ लगा देते हैं, और उसको लगाने से हमारा टरबाइन घूमता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। ये है हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें हीट का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि एनर्जी इस्तेमाल होती है वाटर की। ठीक है, वहाँ पे जब हम लोग स्टीम मार रहे थे, स्टीम की जगह ये वाटर मारते हैं पाइप से, प्रेशर से। ठीक है, तो बिजली प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये छोटा सा वीडियो देखिए यूट्यूब पे, जिसमें दिखा रहा है कि डैम आखिर काम कैसे करते हैं। तो इसे पॉज कर देते हैं। ये देखिए ये डैम है, यहाँ से पानी हम उधर ज़्यादा था, इधर से पानी बहता है, इस पाइप से बहते हुए जाता है, और रास्ते में हमने लगा दिया है अपना पंखा, मोटर। ठीक है, इस पे पानी पड़ता है और ये घूमता है, ये घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमें मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारा मोटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और हम मज़े से एकदम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट एक्चुअली अच्छा है, होता है थर्मल पावर प्लांट से। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसमें हम कोई फ्यूल नहीं जला रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इससे भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पानी इकट्ठा होने से इरिगेशन के लिए पानी आगे तक पहुंचता नहीं है। ठीक, और आसपास के जो उसमें फिश होते हैं वो लोग मर जाते हैं। मतलब इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है। तो जिस मेथड से सबसे कम प्रॉब्लम हो वही मेथड हमारे लिए सबसे अच्छा। फिलहाल ये बेटर होता है
लेकिन हर जगह रिवर नहीं होता है और हर जगह हम डैम नहीं बना सकते हैं, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही पावर सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर डिपेंड होते हैं फॉसिल फ्यूल वाले थर्मल पावर प्लांट्स में। चलिए, अब इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ और भी अच्छे मेथड्स हैं जो कि नॉन पोल्यूटिंग है, जैसे कि बायोमास। बायोमास क्या होता है कि जितना भी कचरा होता है ना, जैसे कि गोबर, हाँ सही कहा आपने, गोबर जो गाय का गोबर होता है, या फिर हम लोग जो खाना वेस्ट छोड़ते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उन सबको इकट्ठा करा जाता है और एक बड़े से चैम्बर में डाल दिया जाता है ज़मीन के नीचे। होता क्या है ना कि इसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस खाने को धीरे धीरे सड़ाते हैं, जी हाँ इसको सड़ाते हैं, और लेकिन उससे एक गैस निकलती है जो कि बहुत ही अच्छी गैस होती है, मीथेन होती है मोस्टली। और वो गैस एक तरह से सिलेंडर वाले गैस की तरह यूज़ किया जा सकता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि हम वेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता ही है सबके पास, और उस वेस्ट का इस्तेमाल करके हम गैस बना रहे हैं, अच्छी एनर्जी बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, हम वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती है, तो इस सबकी ज़रूरतों की सप्लाई को पूरी नहीं कर सकते। उसके अलावा विंड एनर्जी होता है, विंड मिल आप सभी ने देखा होगा। इसमें क्या होता है, मोटर लगा है, ठीक है, उस पर पंखा भी लगा है, और हवा जो है इस पंखे को घुमा रहा है, और पंखा घूम रहा है, बिजली बन रही है। हमारा मेन जो टारगेट है वो है पंखे को घुमाना और बिजली बनाना। तो ज़रा मैं देखूं कि ये काम ओके, ये काम कर रहा है। इसे कहते हैं विंड मिल। क्या कहते हैं, विंड मिल। ये भी अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं हो सकता है जहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हों, प्लस इसको लगाने के लिए काफ़ी बड़ी जगह भी चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड भी एक्सपेंसिव होता है और ये हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। इसे वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पूरे साल भर बहुत तेज़ हवा चलती हो, वरना इसको लगाने में सिर्फ पैसे की बर्बादी ही है। तो ये हर जगह नहीं लग सकता, जैसे राजस्थान में ये कई जगहों पर लगता है क्योंकि वहाँ पे अच्छी हवाएं हैं और खाली ज़मीन भी काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे मिस काफ़ी जो डेजर्ट है वहाँ पर लग सकता है। अब हम आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे। नॉन कन्वेंशनल मतलब, कन्वेंशनल वो थे जो कि हम नॉर्मली आज तक यूज़ करते थे। अब नॉन कन्वेंशनल वो है जो नए मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और नए मेथड एक्चुअली अच्छे भी हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड है सोलर एनर्जी, यानी कि धूप, हाँ जादू वाला धूप। सोलर एनर्जी को यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका जो आप सबने देखा होगा वो ये है कि सोलर पैनल लगा दिया जाता है, जो कि एक मिनट में दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये है सोलर पैनल, सभी ने देखा होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, ये पॉल्यूशन करती है ना, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। सोलर सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है पूरे अर्थ पे। सोलर एनर्जी हमेशा से अवेलेबल है और अवेलेबल रहेगी काफ़ी करोड़ों अरबों सालों तक। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है और फ्यूचर में यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लेकिन इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल लगाना पड़ता है, ठीक है। आजकल ज़मीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़मीन इतनी नहीं है, अर्थ छोटी सी है, मतलब है तो वैसे बहुत बड़ी, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ज़मीन की। तो सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत बड़ी खाली ज़मीन चाहिए, जो कि आज के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सोलर एनर्जी आप सिर्फ दिन में ले सकते हैं, रात में नहीं ले सकते, और काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर धूप अच्छे से निकलती भी नहीं है, बारिश रहती है, ठीक है, धूप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी दे पाए। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सोलर एनर्जी के साथ, लेकिन ये ही हमारे फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा सोर्स होने वाला है, ठीक है। इंडिया लकीली ऐसी जगह है जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सभी लोग इससे परेशान रहते हैं, लेकिन इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, हम लोग इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सोलर एनर्जी। अच्छा, सोलर एनर्जी के लिए ये काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल ये रहता है सोलर कुकर। ये एक दूसरा मेथड है। अच्छा, सोलर पैनल करता क्या है, मैंने आपको बताता हूँ। सोलर पैनल डायरेक्टली सन रेज को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर करके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं।
दूसरे मेथड्स भी होते हैं सोलर एनर्जी के। सोलर एनर्जी आपको पता होगा कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, इतना हॉट कि ये जो ऊपर हम लोग प्रोसेस कर रहे थे ना पानी उबालने वाला, वो प्रोसेस हम सोलर एनर्जी से भी कर सकते हैं। अगर हम बड़े एरिया का धूप इकट्ठा करें और वो एक जगह फोकस करें मिरर्स की यूज़ से, जो कि किया भी जाता है, तो उससे हम एक अपने बॉयलर को यानी कि कुकर को बहुत गर्म कर सकते हैं, जिससे कि भाप प्रोड्यूस होगी और फाइनली हम अपना ये मोटर यानी कि डायनेमो यानी कि टरबाइन घुमा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक सोलर कुकर का एग्जांपल दिया हुआ है। सोलर कुकर सभी लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें एक बॉक्स होता है जिसको हम अंदर से ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। प्लस एक उसके ढक्कन पर हम एक मिरर लगा देते हैं, तो कि और उसको कुछ ऐसे एंगल पे रखते हैं कि वो जो उस मिरर पे जो भी सन रेज पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी ब्लैक बॉक्स में ही ये डालता है। उससे हीट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे होता क्या है कि हमारा जो खाना है अंदर अंदर इतनी हीट बढ़ जाती है कि अंदर का रखा हुआ खाना पक सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। पहले ऐसा यूज़ होता था, अब तो यूज़ नहीं होता है। बस ये लेकिन समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करा जाता है, करा जा सकता है। तो अब आगे बढ़ा जाए, कुछ अलग सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्रॉम सी। एनर्जी फ्रॉम सी मतलब समुद्र से किस तरह से एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो पहला है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कुछ कुछ डैम की तरह ही काम करता है। ये सिस्टम होता क्या है ना कि टाइड्स आते हैं समुद्र में दिन में 2 बार। उसमें जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाता है काफ़ी, मतलब 6 से 8 मीटर तक ऊपर हो जाता है, और उस इन बढ़े हुए लेवल को जब वापस वो नीचे घटता है तो उसका यूज़ किया जाता है डैम की तरह पंखे को घुमाने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है। उसके अलावा वेव एनर्जी होती है, इसका उतना अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है ये। ओके। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है ओशियन थर्मल एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं। होता क्या है कि ओशियन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो तो ठंडा होता है, लेकिन अगर आप काफ़ी अंदर जाएं ओशियन के तो उसका डेप्थ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। अंदर से ऊपर वाले टेम्परेचर से नीचे काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और उस गर्मी का यूज़ किया जाता है वही थर्मल प्रोसेस में। यहाँ पर हम स्टीम नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसा केमिकल यूज़ करते हैं पानी की जगह, जो कि कम टेम्परेचर में भी उबल सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, लिक्विड अमोनिया जैसे कि यूज़ किया जाता है, तो कम टेम्परेचर पे ही उबल जाता है, और उस लिक्विड अमोनियम की स्टीम को यूज़ किया जाता है हमारा फैन को घुमाने में। अब ये एनर्जी जो हम सी की बात कर रहे हैं, इससे मिलने वाली एनर्जी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ये अभी नया नया प्रोसेस है और ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो बहुत ही कम यूज़ होता है ये, और इससे मिलने वाली एनर्जी भी बहुत ही कम होती है। उसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी है। कहीं कहीं जियो थर्मल मतलब ये धरती की बात करी जा रही है, ज़मीन की बात करी जा रही है। होता क्या ना कि कहीं कहीं ज़मीन पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं वहाँ पर ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब इतना गर्म हो जाता है कि वो वाकई में उबलने लगता है, और उससे स्टीम ऑटोमेटिकली ही बन जाती है। हम बस करते हैं इतना है कि उस उबली हुई गर्म स्टीम को यूज़ करके फिर वही अपना थर्मल प्रोसेस करके स्टीम को अपने टरबाइन को घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये भी बहुत कम जगहों पर ही अवेलेबल है, तो बहुत ही कम ही यूज़ हो पाता है ये। ठीक है, हर जगह यूज़ नहीं हो पाता है, बहुत कम एनर्जी मिलती है इससे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये काफ़ी अच्छा सोर्स भी है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल भी काफ़ी है, और ये बहुत प्योर एनर्जी देता है, वो बहुत लंबे समय तक देता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में ये है एक थर्मल पावर प्लांट ही। ठीक है, इसमें जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है, बस फ़र्क इतना है कि कोयले की जगह हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से हमें एनर्जी देता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन का जो फंडा है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। ठीक है, जिसका ये एक फेमस इक्वेशन है, रिलेटिविटी इक्वेशन, E = mc²। इसको फिलहाल आप अभी रहने दीजिए, ये आप 11th में पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि
न्यूक्लियर एनर्जी फिशन प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, और उसी हीट एनर्जी को हम फाइनली वही पानी उबाल कर उसका स्टीम बना के टरबाइन पे मार के टरबाइन घुमा के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में मतलब मेन हमारा फंडा तो यही है ना कि हमें बस टरबाइन घुमाना है, आप कैसे घुमाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो इसमें भी पानी उबाला जाता है, बस हीट जनरेट करने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत महंगा है, बहुत डेंजरस भी है। लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कोई पॉल्यूटेड गैसेस नहीं निकलती हैं। हाँ, लेकिन इससे जो मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में होता है और उसको सेफली कहीं भी मतलब डिस्पोज किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली अच्छा सोर्स है एनर्जी का और ये काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। जैसे कि मैं बताया कि इसका जो बस यही है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो एक जो मेजर हैजार्ड है, जो कि मुश्किल चीज़ है, वो ये है कि ये रेडियो एक्टिव होता है, और अगर ये लीक हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। जैसे न्यूक्लियर फिजन, ये तो फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को मिला के हीलियम बनाया जाता है, पर नॉर्मली जो हम थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, सॉरी न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, उसमें फ्यूजन यूज़ नहीं होता है, फिजन यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी नहीं है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है कि फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। अब प्रॉब्लम्स की बात आ जाती है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम फॉसिल फ्यूल जब यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर टॉक्सिक हो जाती है, ब्रीदेबल नहीं होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइनली वो इलेक्ट्रिसिटी जो वो यूज़ कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, वो आ तो थर्मल पावर प्लांट से ही रहा है ना, और वहाँ पर तो कोयला ही जल रहा है। तो व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो ही रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अच्छा मेथड क्या है कि हम न्यूक्लियर सॉरी फॉसल फ्यूल ना यूज़ करके हम यूज़ करें हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी एंड अदर नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, जो कि पॉल्यूशन नहीं करते हैं। और फ्यूचर में हमें वही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाले। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। डैम से मैंने बताया था क्या प्रॉब्लम होती है कि पानी एक जगह इकट्ठा होने से इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता है, मतलब फार्मिंग के लिए पानी नहीं मिलता है, लैंड फर्टाइल नहीं रह जाती है, काफ़ी सारा मैराइन लाइफ यानी कि वाटर लाइफ यानी कि फिशेस को, फिश रहने वाले जो वाटर लाइफ जितने भी होते हैं, मतलब फिश हो गए, उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सोलर पैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक प्रॉब्लम यही है कि उसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ी, ठीक है। और हाउ विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, सोलर एनर्जी हमेशा रहेगा, विंड एनर्जी हमेशा रहेगा, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी ऑलमोस्ट हमेशा रहेगा, जब तक रिवर्स है तब तक हाइड्रो पावर एनर्जी रहेगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की। थैंक यू।